नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका खास बहुत ही फेवरेट कार्यक्रम जो है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, और ये आप तक पहुँचाता है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी इनके सौजन्य से हम ये कार्यक्रम लाते हैं और निर्देशानुसार है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस विशेष कार्यक्रम में हमेशा हम आपसे बहुत ही खास बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं विशेष रूप से कृषि संबंधी, और आज के कार्यक्रम का टॉपिक भी बहुत ही खास है। जी हाँ, आज जो हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है वो है टमाटर की फसल में मुख्य पोषण प्रबंधन। इस पर हम बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे क्योंकि टमाटर एक महत्वपूर्ण नकदी सब्जी फसल है जिसका उपयोग हमारे घरों से लेकर उद्योगों तक, बड़े बड़े बिजनेसमैन या रेस्टोरेंट्स तक आप कह लीजिए, बड़े पैमाने पर होता है, होटल्स में होता है। लेकिन इसकी अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के लिए सही पोषण प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, और इसी पर डिटेल में जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृषि विशेषज्ञ विक्रम सिंह जी, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट, सेंट्रल यूपी, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। विक्रम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। यारा की तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे किसान भाई बिल्कुल रेडियो सेट के पास बैठ गए हैं आपको सुनने के लिए। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मैंने बता ही दिया कि हम आज टमाटर की फसल में जो मुख्य पोषण प्रबंधन है इस पर आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ही मैं आपसे ये करना चाहूँगी विक्रम जी कि टमाटर की फसल में बैलेंस्ड यानी कि संतुलित पोषण प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? जैसे कि किसान भाइयों आप भी जानते हैं, टमाटर एक हमारी नकदी फसल है जो हमें बहुत ही अच्छे स्तर पे करते हैं फार्मर, और हर रसोई की जरूरत है टमाटर। इसको जैसे हम संतुलित पोषण प्रबंधन हर फसल के लिए जरूरी है, ऐसे ही हमारी टमाटर की फसल में भी पोषण प्रबंधन बहुत जरूरी है। और इसमें जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी विशेषता, उनको क्यों जरूरी है, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो बैलेंस न्यूट्रिएंट देना हर फसल के लिए मैं बताना ही चाह रहा हूँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और वो भी बिल्कुल बैलेंस तरीके से यानी संतुलित तरीके से। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि टमाटर की खेती के लिए क्या मिट्टी की जांच और पोषक तत्वों की भूमिका मुख्य होती है? जैसा कि आप टमाटर की फसल खेत में रोपाई करने जा रहे हो, तो मैं किसान भाइयों से यही बोलना चाहूंगा, सबसे पहले तो अपनी मिट्टी की जांच करवाए। उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है और किसकी अधिकता है उससे हमें ये पता चल जाता है। तो हम उस हिसाब से अगर न्यूट्रिएंट लेके जाएंगे तो हम अच्छी फसल ले सकते हैं। आप भी जानते हैं कोई पोषण अगर ज्यादा डल जाए तो उसकी वजह से भी हमारी फसल में दिक्कत आती है, और कोई पोषण कम रह जाए तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी पैदावार में और फसल में दिक्कत आ सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे पौधे को 17 न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है। तो 17 न्यूट्रिएंट में 3 न्यूट्रिएंट हमें वायुमंडल से मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसमें मैक्रो और माइक्रो में हम डिवाइड करते हैं। जो मैक्रो है वो हमारे पौधे के लिए बहुत जरूरी है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारी फसल के लिए मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमें फसल को देने ही होते हैं, चाहे टमाटर की फसल है या कोई भी फसल है। उसके अलावा जो माइक्रो में जाते हैं उसमें बोरोन है, जिंक है, फेरस है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, ये भी न्यूट्रिएंट हमारी फसल के लिए बहुत जरूरी है। जी, तो ये तो बात हुई मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टेप वाइज अगर आप हमें बताएं कौन से चरणों में बीज बुआई से लेकर फल विकास तक किस प्रकार से पोषक तत्व देना जरूरी होता है टमाटर की फसल में, तो बहुत बेहतर रहेगा। स्टेप वाइज करके बताइएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी जो टमाटर की फसल है वो 3 चरणों में होती है। पहला नर्सरी, फिर वानस्पतिक ग्रोथ, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव स्टेज जिसमें हमारा टमाटर का फूल आता है, फल बनता है, तुड़ाई होती है, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है। तो हम जैसे नर्सरी की बात करते हैं, हम नर्सरी भी एक बहुत जरूरी है टमाटर की फसल के लिए। अगर हम बिजाई करने जा रहे हैं, हमारा नर्सरी अच्छा नहीं बनेगा तो हम अच्छे से रोपाई कर ही नहीं पाएंगे, और जो हमारा प्लान है वो कहीं ना कहीं हमारा फेल हो जाएगा। तो उसके लिए
नर्सरी का अच्छा से पैड बनाना चाहिए। उसमें आप 1 मीटर चौड़ाई का पैड ले, लंबाई इच्छा अनुसार रख सकते हैं। उससे फायदा ये होता है, और उसमें आपके जो भी खरपतवार होते हैं बीच में जैसे नाली बना दोगे, पैड ऊपर हो जाएगा, तो नाली पे खड़े होके आप खरपतवार निकाल सकते हैं। जो हम सिंचाई देते हैं नर्सरी में, हम पानी ज्यादा नहीं दे सकते, तो उसमें हम सिंचाई नाली में दें, जिससे आपका जो नर्सरी है उसमें नमी बनी रहे। उसके अलावा जब हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उसमें जो हम गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिट्टी में मिलाए और अपनी नर्सरी तैयार करें। हमेशा ध्यान रखें, हाई टेम्परेचर हो तो पानी हम शाम के टाइम ही दें, सुबह के टाइम पानी ना दें। और टाइम पे इसको जैसे बैलेंस न्यूट्रिएंट में हम 11 मिला कॉम्प्लेक्स अपना डलवा सकते हैं। जैसे 5 किलो हम बीघे के हिसाब से डलवाते हैं, यानी कि 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से। नर्सरी में आप जितना एरिया बनता है उस हिसाब से इसको डलवा सकते हैं। उसके बाद में जो स्टेज आती है हम ट्रांसप्लांटिंग की, हम ज्यादातर जो रोपाई करते हैं वो नाली पे करते हैं। तो नाली पे जब हम इसका रोपाई करने जा रहे हैं, उस टाइम पे खेत की तैयारी के टाइम पे हमें अपना DAP यानी कि जो भी बेसल डोज में न्यूट्रिएंट देना है वो हम खेत की तैयारी के टाइम पे डोल बनाने या नाली बनाने से पहले खेत में डाल दिया जाए। जैसे हमारा बेसल डोज में जो जाएगा DAP 50 किलो, 25 किलो हमारा 11 मिला कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा MOP या SOP 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम इसमें रोपाई के टाइम पे बेसल डोज में डलवाते हैं। उसके बाद में जब हम रोपाई करते हैं, रोपाई के तुरंत बाद में हम इसका ड्रिंच करते हैं तीसरे दिन। ड्रिंच में यानी कि अपना मोटा फव्वारा करना होता है, और जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो उसकी पौधे की जड़ में जाना चाहिए। और साथ में उस टाइम पे डैम्पिंग ऑफ या विल्ट की समस्या की भी आने की समस्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें हम एक अच्छा फंजीसाइड थायोफिनेट मिथाइल मिला सकते हैं। जो ड्रिंच करना है उसमें 500 ग्राम आप थायोफिनेट मिथाइल ले सकते हैं। अपना सैनिफोस 11 बीटा सैनिफोस आता है 500 ml पर एकड़ के हिसाब से, आप उसका भी साथ में मिला के इस ड्रिंच करवा सकते हैं। उससे आपके पौधे की जड़ें अच्छी विकसित होनी चालू हो जाएगी, और जो सेकेंडरी रूट है उसमें अच्छे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ बनता चला जाता है। जब हमारी वानस्पतिक ग्रोथ चल रही है उस टाइम पे हम जब हमारा पौधा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद में उस टाइम पे एक हमें डोज फिर दोबारा से उसमें जिंक ट्रैक का स्प्रे करना होगा। एक डोज हमें उसके नीचे डालनी पड़ेगी। उसमें आप 11 लीवा नाइट्राबोर 25 किलो और 25 किलो 11 मिला कॉम्प्लेक्स उसमें नीचे डलवा दो। तो उसके बाद में उस पर हल्की मिट्टी चढ़वा दो। मिट्टी चढ़ने के बाद में आपका वानस्पतिक ग्रोथ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में जैसे आपका पौधा 45 या 50 दिन का होता है, 50 दिन पे आप का फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लावरिंग से पहले हमें उसमें एक बोरोन जो 11 बीटा बोर ट्रैक के नाम से आता है 11 का, आप 200 ml पर एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे लगवा दो। स्प्रे का फायदा ये होगा बोर ट्रैक का, जो आपका फल बनने से पहले फूल बन रहा है, फूल अच्छा बनेगा और ज्यादा संख्या में फूल बन के आएगा। जितना अच्छा फूल अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा हमारा फल बनेगा। तो इसमें आप बोर ट्रैक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 55-50 से बाद में हमारी रिप्रोडक्टिव स्टेज जो मैंने थर्ड स्टेज बताई थी वो स्टार्ट हो जाती है, और हमारा फूल और फल बनने की प्रक्रिया बननी स्टार्ट हो जाएगी। हमेशा 30 दिन पे के अंतराल पे हमें बेसल डोज में 30 किलो यूरिया, 25 किलो 11 मिला कॉम्प्लेक्स, 25 किलो 11 लीवा नाइट्राबोर और 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट 30 दिन के अंतराल पे हमें पौधे को देना होगा, जो अपनी डोल के पास में, जिससे पौधे को प्रॉपर भोजन मिलता रहे और हम अच्छी पैदावार लेते रहें। उसके बीच बीच में आप एक तुड़ाई के बाद में इसमें 11 बीटा एस्टोपेट आता है कैल्शियम जो स्प्रे वाला है, उसका स्प्रे
करते रहें। इससे क्या होगा, जो आपकी टमाटर की त्वचा होती है फल की, उसको बहुत ही अच्छा बनाता है ये। और उस जितना अच्छा उसका कवच बनेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना फल हम लंबे टाइम तक उसका टमाटर को स्टोर करने में भी रख सकते हैं। अगर उसका ऊपर का छिलका मजबूत नहीं होगा तो स्टोरेज में समस्या आती है, आपका जो टमाटर है वो गलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए स्टॉपिट आप एक तुड़ाई के बाद में हमेशा करते रहें, और बोरोन भी उसी रोटेशन में एक तुड़ाई के बाद करते रहें। तो इससे आप ज्यादा संख्या में ज्यादा उपज ले सकते हैं टमाटर की पर एकड़ के हिसाब से। तो ये हमारा बैलेंस न्यूट्रिएंट रहेगा टमाटर की फसल के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए कि टमाटर की जो फसल है उसे किस तरह का मौसम चाहिए होता है, किस तरह के हवा और पानी चाहिए होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टमाटर की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अच्छा रहता है। तो उसी के हिसाब से हम अपनी टमाटर की फसल का रोपाई करें। तो इसीलिए हम अगस्त सितंबर में टमाटर की फसल का रोपाई करते हैं। उसके अलावा जो रोपाई का दूसरा टाइम है वो अपना जून होता है, मई जून में भी हम टमाटर की रोपाई करते हैं। इसके लिए पानी हमें भर के नहीं देना चाहिए, हमेशा कभी भी हल्का पानी देना चाहिए जो नमी बनी रहे और हमारी फसल को यानी कि जो पानी चाहिए, नमी चाहिए, वो प्रॉपर मिलता रहे। और गर्म दिनों में हमें कभी भी टमाटर की फसल या कोई भी फसल हो, पानी ज्यादा नहीं भरना चाहिए। और आप भी जानते हैं हमारे पौधे को नमी ही चाहिए होती है, प्रॉपर नमी बनी रहे तो हमारा फसल अच्छी चलती रहती है। जैसे मौसम हमारी की बात करते हैं, पश्चिम हवा हमेशा टमाटर की फसल के लिए अच्छा है। पूर्वा हवा जब चलती है, कहीं ना कहीं बीमारी, कीड़े की समस्या ये हमारी फसल में आ जाती है। जी, तो जो ये बीमारी आ जाती है इसके क्या लक्षण हैं? हमारे किसान भाई कैसे हमारा पौधा, हमारे टमाटर की फसल बीमार हो रही है, ये कैसे जान सकते हैं? जैसे कि किसान भाइयों, हमारी फसल में मुख्य समस्या बीमारी में देखा जाए तो अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, ब्लाइट, जिसे हम बोलते हैं अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। उसके अलावा उस पे ब्राउन कलर के स्पॉट भी आ जाते हैं, जिसे अल्टीनेरिया बोलते हैं। ये समस्या हमारी टमाटर की फसल में देखने के लिए मिलती है। तो आप भी जब अपना खेत में आप जाते हैं तो देखते होंगे पत्ते पे, रिंग पे अपर साइड में जो पत्ते का ऊपरला हिस्सा है, वो जो विंग होती है बनी हुई, उसके बीच में ब्राउन गोल रिंग में आपको ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देंगे। तो वो आपको अगत्ती झुलसा आपके खेत में आया हुआ है। उसके अलावा जो पछेती झुलसा है, पछेती झुलसा में पत्ते के नीचे की साइड में आपकी गलन स्टार्ट होती है और वो पत्ते के किनारे से स्टार्ट होता है। तो वो समस्या आगे बढ़ती जाएगी। किसान भाई भी जानते हैं ये समस्या जो होती है, जब हमारा बीमारी जब फैलेगी उसके लिए 3 चीज होती है। पहला होस्ट आपका प्लांट है ही। दूसरा वातावरण कैसा है, जैसे ही वातावरण चेंज होगा, टेम्परेचर हाई होगा या सर्दी ज्यादा पड़ेगी। तीसरा पैथोजन हमेशा वायुमंडल में या हमारे खेत में बना रहता है। जैसे ही मौसम मिलेगा तो कहीं ना कहीं बीमारी आपके खेत में एंटर कर जाएगी। दूसरा, जो आप पोषण प्रबंधन अगर सही तरीके से कर रहे हो तो हमारे पौधे में रेसिस्टेंट बन जाती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें पैदा हो जाती है, जो इसको रोकने का भी सहायक होती है। हमेशा जब भी आपके खेत में अगर बीमारी आ रही है, प्रिवेंटिव में ही अच्छा फंजीसाइड यूज करें, जिससे आप इस बीमारी से बच सकें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ दोहरा कर बताना चाहती हूँ कि ये रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से आप तक पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज़ के माध्यम से।
आज हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट। ये हैं कृषि विशेषज्ञ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और आज का जो विषय है वो है टमाटर की फसल में मुख्य पोषण प्रबंधन। इस पर हमें आप जानकारी दे रहे हैं। अगला सवाल विक्रम जी, मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि क्या जैविक और रासायनिक उर्वरक जो हैं, इनके प्रयोग में इस संतुलन रखा जाना चाहिए, और अगर हाँ तो किस तरह? आपने ये बहुत अच्छी बात की। हमें संतुलन रख के अगर हम कोई भी फसल करेंगे तो हमें उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे जैविक में बात करते हैं, अभी हमारी जो फसल है उसमें चूसने वाले कीट बहुत ही आते हैं टमाटर की फसल में। जैसे कि सफेद मक्खी है, थ्रिप्स है, माइट्स लगती हैं, ग्रीन होपर आता है। तो इस टाइप के जो चूसने वाले कीड़े हैं हमारी फसल को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। और जो व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी होती है वो हमारी फसल में वायरस का कारण भी बनती है, जिसमें आप किसान भाई देखते भी होंगे, जो हमारा पौधा होता है तो उसकी पत्तियां सुखड़ जाएंगी और वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता, जो उसमें वायरस अटैक आ जाता है। जैसे सफेद मक्खी कोई भी आपके खेत में एक पौधा भी वायरस से ग्रसित हो गया, वायरस लगा हुआ है, तो सफेद मक्खी उस पर भी बैठेगी, फिर दूसरे प्लांट पे जाके बैठती है, तो वो वायरस को ट्रांसमिशन यानी कि फैलाने का काम करती है। तो उसकी रोकथाम के लिए हमें रसायन का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप देखते होंगे जो भी चूसने वाले कीड़े हैं वो कहीं ना कहीं येलो कलर पे आकर्षित होते हैं, तो उसके लिए आप येलो कलर का ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैप भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई पॉलीथीन लो, उस पे येलो कलर वाली, उस पे आप ग्रीस लगा सकते हैं येलो कलर वाला, जिससे उस पे वो मक्खियाँ आके चिपट जाती है और वहीं पे वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपके खेत में टमाटर में जो सुंडी की समस्या है वो भी 4 स्टेज से गुजरती है। अंडा, प्यूपा, लार्वा, जो लार्वा स्टेज है, कैटरपिलर जिसे हम सुंडी बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। और उसकी जो माँ होती है वो तितली होती है। हमेशा जैसे आप खेत में कोई रात में लाइट का प्रबंध कर दें, तो उस पे आपने देखा होगा जो भी तितली है वो आकर्षित होती है और नीचे उसके कोई बर्तन में पानी भर के रख दें, तो उस पर आकर्षित होकर वो पानी में गिरेगी और उसकी मादा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो आपके खेत में कीड़े की समस्या है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, टाइम टाइम पे आप अगर आप अच्छा उत्पाद यूज करोगे कीड़े मारने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी फसल में, और आप जो भी फसल का उत्पाद यूज कर रहे हैं उनके लिए कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। जो भी रसायन आते हैं उन पे भी 4 ट्रेंगल बने होते हैं स्प्रे करने वाले, जिसपे रेड ट्रेंगल है, येलो ट्रेंगल है, ब्लू है, ग्रीन है। तो जो रेड ट्रेंगल वाला हम फसल पे स्प्रे कर रहे हैं या येलो वाला कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य के लिए या हमारी फसल में आने वाले रेसिस्टेंट पैदा करेगा, तो जो भी आपके खेत में कीड़ा लगा हुआ है। तो ज्यादातर आप ग्रीन ट्रेंगल वाला प्रोडक्ट यूज करें, ब्लू वाला यूज करें। जब आपको लगता है कि अब मुझे रिपीट में कुछ करना है तो येलो ही करें, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, आप अच्छी केमिस्ट्री जो आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सुंडी मारने के लिए कोराजन है, एक्सपोनस है BSF का सुंडी के लिए, ब्रोफेरिया है जो थ्रिप्स के लिए और आपकी सुंडी के लिए मार्केट में अवेलेबल है। उसी तरीके से सेकंड पेस्ट के लिए भी आप पैगासस यूज कर सकते हैं, वो आपका जो सफेद मक्खी है उसको खत्म करने के लिए सहायक रहता है। उलाला एक UPL का प्रोडक्ट है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा इंसेक्ट रोकने के लिए अच्छे टेक्निकल है जो अपनी फसल में आप यूज करवा सकते हैं। जी, तो विक्रम जी ये भी ज़रूर बताइएगा कि फॉलियर स्प्रे या फिर ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से पोषण देने की क्या भूमिका है? जो फार्मर आज के टाइम में ड्रिप के थ्रू इरिगेशन करते हैं वो बहुत ही प्रचलित यानी कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसमें
हम जो बेसल डोज में या वैसे फर्टिलाइजर दे रहे हैं या हम स्प्रे में लेके जाते हैं फोलियर स्प्रे, उनकी बजाय हम ड्रिप में लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी फसल में पोटास की कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से ड्रिप के थ्रू भी आप उसमें चलवा सकते हैं। हमारी फसल को फास्फोरस की ज़रूरत है, वो भी आप ड्रिप के थ्रू दे सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे उत्पाद आज मार्केट में हैं जो ड्रिप के थ्रू आप फसल में लगवा सकते हैं। बहुत सही। इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने बात की थी जल प्रबंधन की, तो जल प्रबंधन और पोषण प्रबंधन में किस प्रकार बैलेंस बनाना है, समन्वय क्या होना चाहिए? जैसे जल प्रबंधन की बात करें तो बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं हमारी फसल में पानी भर जाता है। उसका निकास करने के लिए उस टाइप का नाली होनी चाहिए जो अगर खेत में ज्यादा पानी भर रहा है हम उसको खेत से बाहर कर सकें। ज्यादा पानी हमारे खेत में अगर भरा रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं बीमारी आ सकती है, जिसे हम डैम्पिंग ऑफ या विल्ट की समस्या भी बोल सकते हैं। उससे क्या होता है, पूरा का पूरा खेत आपका खत्म हो जाता है। उसमें पौधे को जब पानी लंबे टाइम तक खेत में भरा रहेगा तो पौधा नीचे से जो पोषण दिया हुआ है, फर्टिलाइजर दिया हुआ है, तो उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। तो हमेशा अगर पानी कहीं पे ज्यादा भरने की समस्या है तो उसके निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। जब भी हम कोई फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन बेस या नाइट्रेट बेस, उस टाइम पे अब आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नाइट्रेट बेस प्रोडक्ट आप जब भी दोगे, अगर सूखा या पानी नहीं मिल पाया तो वो कहीं ना कहीं फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। तो जब भी आप खेत में यूरिया दे रहे हैं या कोई स्प्रे में एनपीके लेके जा रहे हो तो खेत में प्रॉपर नमी होना जरूरी है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विक्रम जी, पोषण की कमी से होने वाले जो रोग हैं या जो समस्याएं हैं, इनको कैसे पहचाना जाए और कैसे रोका जाए कि ये हमारे टमाटर की फसल में ना हो और हमें अच्छी फसल मिले टमाटर की? जैसा कि आपको मैंने बताया भी, अगर हम अच्छा बैलेंस न्यूट्रिएंट अपनी फसल में दे रहे हैं तो जो बीमारी की समस्या है पौधे में कहीं ना कहीं रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है, तो उस तरीके से हम फसल को बचा सकते हैं। अगर बैलेंस न्यूट्रिएंट में किसी भी पोषण या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी तो कहीं ना कहीं बीमारी के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसान भाई भी जानते हैं, अगर हमारी फसल में अच्छा कार्बन हमारी मिट्टी में है और हम अच्छा न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो हमारा पौधा हेल्थी चलता है। कहीं ना कहीं अगर हमारा कार्बन या मिट्टी में पोषण प्रबंधन ठीक नहीं है तो बीमारी के चांस ज्यादा बन जाते हैं। तो जैसे कि झुलसा की समस्या है, वो मैग्नीज की कमी की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से या बोरॉन की वजह से भी अगर कोई भी तत्व ज्यादा है या कम हो जाता है, उनकी वजह से भी ये समस्या देखने के लिए मिल जाती है। मैंने बताया भी, जैसे बीमारी के चांस बनते ही हैं, उसके लिए 3 चीज आपको वायुमंडल, अगर टेम्परेचर यानी कि वातावरण कैसा है, अगर वो अनुकूल हो गया बीमारी के लिए तो कहीं ना कहीं वो समस्या बढ़ती है। उसके लिए आप प्रिवेंटिव में ही अपना स्प्रे करके चलें किसी भी अच्छे फंगिसाइड का। विक्रम जी, हमें अपने खेत में टमाटर की फसल के साथ और कौन से फसल की इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए जो हमारी मृदा जो है उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे? अगर बात करें, अगर हम इंटर क्रॉप लेने जा रहे हैं टमाटर के साथ में, तो मैं तो सलाह देना चाहूंगा आप वैसे तो इंटर क्रॉप में ना जाए। अगर आपको फिर भी उसका मिट्टी का कार्बन बढ़ाना है और आपके जैसे 30, 35, 40 दिन में अपनी मूंग की फसल आप थोड़ा एरिया में बो सकते हैं, तो और उसको उखाड़ के खेत में ही छोड़ दिया जाए उसको। उससे क्या होगा, मिट्टी में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है और जो मूंग की फसल होती है उसकी जड़ों में उस टाइप का एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में संग्रहित करता है। तो उसका फायदा हम उठा सकते हैं और मिट्टी का जीवांश कार्बन भी कहीं ना कहीं मेंटेन होगा। जी बहुत अच्छा। तो
क्या आप हमें किसी ऐसे किसान भाई के बारे में बताना चाहेंगे जो टमाटर की फसल बहुत अच्छी करते हों, कृषि बहुत अच्छी करते हों और ये सारी जानकारियाँ आपकी जितनी हैं उनको प्राप्त करके उन्होंने बहुत फ़ायदा कमाया है? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, अभी सीतापुर में मिस्रिक एरिया पड़ता है, वहाँ पे टमाटर की खेती अच्छे स्तर पे होती है। वहाँ पे किसानों ने यारा के क्रॉप प्लान अनुसार खेती किया और जिन खेत में यारा का क्रॉप प्लान लगे हुए थे उनका यील्ड का डिफरेंस हर तुड़ाई में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता था। तो जब हम पोषण प्रबंधन अच्छा करते हैं, फसल को अच्छा न्यूट्रिएंट और ये सारी चीजें जाती हैं, तो उन चीजों का बेनिफिट किसान उठाते ही हैं। तो मैं भी चाहूंगा किसान भाइयों, आप भी अच्छा उत्पाद यूज करें, अच्छी पैदावार लें। बिल्कुल। तो क्या चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को पोषण प्रबंधन को लेकर कुछ व्यवहारिक सुझाव देना चाहेंगे टमाटर की फसल से संबंधित? मैं तो किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा, जब भी आप टमाटर की रोपाई कर रहे हैं या कोई भी फसल खेत में लेके जा रहे हैं, पहले नर्सरी का रख रखाव अच्छे से करें और हो सके उसको एक अच्छा फंजीसाइड लेके ड्रिप करके तभी रोपाई करें और अच्छा न्यूट्रिएंट, जो भी हम बैलेंस न्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे, वो हमेशा कोई भी फसल हो उसमें उसके अनुसार दें और अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। इसके लिए यारा भी अपना मिट्टी जांच करवाती है। कोई भी हमारा क्रॉप न्यूट्रिएंट सेंटर, जिसे हम YCMC बोलते हैं, या कहीं भी यारा का जो उत्पाद लेते हैं, वहाँ पे भी आप बात करके अपना मिट्टी जांच करने के लिए दे सकते हैं। ये भी बता दीजिए विक्रम जी चलते चलते कि किस तरह से यारा फर्टिलाइज़र के सेंटर पर मृदा परीक्षण के लिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए हम अपनी मिट्टी का सैंपल भेज सकते हैं, आसान शब्दों में और जल्दी। ज़रा बताइए हमारे किसान भाइयों को। जैसे कि किसान भाइयों, आपको पता ही है, जब हमारी फसल खेत से कट जाती है, मिट्टी का सैंपल हमें तभी लेना चाहिए और जब खेत में ज्यादा नमी नहीं हो। हमें जेड आकार में 8-10 जगह से अपना मिट्टी का सैंपल लेना है। जो 6 इंच की मिट्टी होती है उसी को लें और उसे एक तसले में ले लें। आमने सामने की मिट्टी काटते रहे और जब तक उसको मिलाते रहे अच्छे से, और वो जब 100-150 ग्राम मिट्टी रह जाए उसको एक लिफाफे में पैक करें और दूसरे लिफाफे में अपना खेत का नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सभी डाल दें और जो भी अपना YCMC सेंटर है वहाँ पे आप पहुँचा दें। आपकी मिट्टी की जांच हमारा बबराला जो प्लांट है यूरिया का, वहाँ पे हम भेजते हैं कोरियर के थ्रू और 8-10 दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाती है। उसमें किस तत्व की कमी है, कौन सा न्यूट्रिएंट हमें देना है, वो सब उस रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है। ये बहुत ही आसान है और अगर हम समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहेंगे तो हम कोई भी फसल करें उसमें हमें बेहतर परिणाम ही मिलते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपसे यहीं इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो खास कार्यक्रम रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम आप फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज़ पर सुनते हैं और हमारे यूट्यूब पेज पर देखते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देशित है। साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसे स्पॉन्सर कर रहा है। आज के कार्यक्रम में हमने टमाटर की फसल में मुख्य पोषण प्रबंधन पर बहुत विशेष जानकारी ली हमारे विशेष कृषि विशेषज्ञ से, जो रहे विक्रम सिंह जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट, सेंट्रल यूपी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। विक्रम जी, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पित हम करना चाहेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला, अपनी कीमती जानकारियां हमारे किसान भाइयों के भले के लिए साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हो गया आपसे फिर से मुलाकात इसी वादे के साथ। पूजा जा तो रही है लेकिन जल्द ही हाजिर होंगे नए एक्सपर्ट के साथ, नई बातों के साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।